सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास, इस प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो हमारी मूल विषय है वो क्या है? हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो उसमें मैं आपको ये पहला प्रश्न जो है समझा रही हूँ कि हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। हरियाणवी भाषा का उद्भव। हरियाणवी भाषा हरियाणा के जन सामान्य की भाषा है। हरियाणवी भाषा जो है हरियाणा प्रांत की भाषा है, जन सामान्य की भाषा है और हरियाणा प्रदेश के निवासियों तथा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हरियाणा प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी हरियाणवी कह देते हैं और उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसके लिए भी हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द की? हरियाणवी। हरियाणवी शब्द कैसे बना है? हरियाणा के साथ वी प्रत्यय जोड़ने से बना है। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो हरियाणा के साथ वी प्रत्यय जब जुड़ा तो बन गया हरियाणवी। हरियाणवी भाषा को विविध नामों से अभिहित किया गया। इसको और किन नामों से बुलाया गया? जैसे बांगरू, दक्षिणी हिंदी, जाटू, खड़ी बोली आदि। ये हरियाणवी भाषा के ही विभिन्न नाम थे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक मानचित्र पर यानी हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1966 ईस्वी में। तो इससे पूर्व जब तक इसका एक नाम नहीं था, हरियाणा एक ये गठन नहीं हुआ था, उससे पूर्व ये इसके अलग अलग नाम थे और वो तो स्वाभाविक ही है ना। तो अलग अलग नामों से पुकारा जाना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हरियाणवी एक लोक भाषा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हरियाणवी एक लोक भाषा है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा की उपभाषा यहाँ बताने का मेरा तात्पर्य केवल यही है कि हरियाणवी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। जैसे एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पहाड़ी और 5वें नंबर पर बिहारी। ये पांचों ही हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत ये बोलियां हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखी हुई है ये, तो कुल मिलाकर ये 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 उसकी बोलियां हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हरियाणवी बोली है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। जैसे खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है। तो ये पश्चिमी हिंदी से उत्पन्न हुई है। अब देखिए, जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है वो स्वयं कहाँ से निकली है? तो इससे पहले जो अपभ्रंश का रूप प्रचलन था, तो अपभ्रंश के कुछ क्षेत्रीय रूप प्रचलन में थे। 7 क्षेत्रीय रूप थे, जैसे शोरशैनी, पेशाची, ब्राचड़, अर्धमागधी, मागधी, जो इस तरह से कुछ रूप प्रचलन में थे। तो उनमें से एक रूप था शोरशैनी अपभ्रंश। ठीक है, तो शोरशैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। आपको ध्यान रखना है, शोरशैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोली है हरियाणवी। ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी। उसी प्रकार जो ये नीचे हैं, राजस्थानी है उपभाषा, ये भी शोरशैनी से ही निकली है। आपको दोनों का ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी दोनों ही शोरशैनी अपभ्रंश से निकली हैं। आपकी जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हैं और जो पहाड़ी हैं वो खस अपभ्रंश से निकली है। देखिए, पहाड़ी खस अपभ्रंश से निकली हैं, लेकिन इसके ऊपर भी शोरशैनी का प्रभाव देखा गया है। तो कहीं कहीं पर ये भी शोरशैनी से निकली हुई बताया गया है, क्योंकि इसके ऊपर शोरशैनी का प्रभाव है। वैसे ये खस अपभ्रंश से निकली है। फिर है बिहारी, और बिहारी कौन सी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनकी ये बोलियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि राजस्थानी की ये 4 बोलियाँ हैं,
पूर्वी हिंदी की ये 3 बोलियां हैं, पहाड़ी की भी ये 3 हैं और बिहारी की भी ये 3 हैं। तो ये बोलियां आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। आपको केवल ये ध्यान में रखना है पश्चिमी हिंदी वाला, कि पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी निकली है, और पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली है? शोरशैनी अपभ्रंश से। तो मूलतः हम ये कह सकते हैं कि जो हरियाणवी भाषा का विकास है वो शोरशैनी भाषा से हुआ है। उसके पश्चात देखिए, ये हो गया इसका उद्भव। फिर हम बात करते हैं कि हरियाणवी भाषा का विकास। देखिए, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हरियाणवी जो है वो एक बोली है, ठीक है। क्योंकि बोली और भाषा में जो एक मूल अंतर क्या है कि किसी जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली होती है, ठीक है। वह आपने ये सुना भी होगा, कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी सुनाते हैं, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो जो रूप, भाषा का रूप जो बदलता रहता है, तो किसी सीमित भूभाग पर बोले जाने वाली जो भाषा है उस छोटे रूप को हम बोली कहते हैं। लेकिन जब वो बोली विकसित हो जाती है, साहित्य में उसका प्रयोग होने लग जाता है, तो उस बोली के ही विकसित रूप को हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो हरियाणवी बोली है, लेकिन इसका साहित्य में प्रयोग होने के कारण ये अपने भाषा के रूप पर अग्रसर है, भाषा के पथ पर अग्रसर है। तो हरियाणवी भाषा का जो विकास है वो इन निम्न बिंदुओं से हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा का योगदान लिखा मैंने सबसे पहले कि संस्कृत भाषा का योगदान कैसे है हरियाणवी के विकास में। अब संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है, ऐसा पुस्तकों में हमने पढ़ा है ना, कि पहले संस्कृत भाषा है, उससे फिर पाली भाषा आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती हैं, अपभ्रंश के बाद हिंदी, और जो हमारी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास होता है अपभ्रंश के बाद। तो संस्कृत भाषा, जिसे हम सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये संस्कृत भाषा में जो लिखे गए हैं, तो हमें इनके अंदर, वेदों पुराणों के अंदर भी हमें हरियाणवी भाषा के कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जिससे ये प्रमाण है, हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि उस समय भी हरियाणवी भाषा अपने विकास के लिए, अपने उद्भव के लिए जो है एक संघर्ष कर रही थी, संघर्षरत थी हरियाणवी भाषा। तो वो शब्द हमें, तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का भी हरियाणवी भाषा के विकास में योगदान है। फिर हम बात करते हैं पाली भाषा की। संस्कृत भाषा के बाद किसका आगमन है? पाली भाषा का। और पाली भाषा किसकी भाषा है? बौद्धों की भाषा है। बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और बौद्धों के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनके नाम आपको ध्यान होंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये तीनों ही जो बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो इनके अंदर भी हमें हरियाणवी भाषा के कोई कुछ कुछ शब्द मिलते हैं, तो जो ये प्रमाणित करते हैं कि पाली भाषा के माध्यम से भी हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है। फिर बात करते हैं प्राकृत भाषा का योगदान। जैन साहित्य, कि जितना भी जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैनियों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। देखिए, प्राकृत भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा थी उस समय, तो इस कारण पंडितों में ये प्रचलन में नहीं थी। कहते कि संस्कृत के नाटकों में जो अधम पात्र होते थे वो इसका प्रयोग करते थे। तो जैन साहित्य हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो हरियाणवी भाषा, यानी जो हमारी वर्तमान हरियाणवी भाषा है, उसमें हमें प्राकृत भाषा के शब्द मिलते हैं, ठीक है। हरियाणवी भाषा जो हमारी वर्तमान हरियाणवी भाषा है उसमें प्राकृत भाषा के शब्द मिलते हैं, और वो शब्द जो पहली से 5वीं सदी के बीच में प्रचलन में थे। तो ये तो क्लियर हो ही गया है कि वो शुरुआती दौर से ही हरियाणवी भाषा संघर्षरत है। तो हरियाणवी भाषा ने जहाँ प्राकृत भाषा से शब्द लिए हैं, वहीं उसने प्राकृत भाषा को भी अपने शब्द दिए हैं। तो इस प्रकार प्राकृत भाषा का भी हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा की। तो जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश यानी भ्रष्ट कहते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप, इसको कहते थे बिगड़ा हुआ रूप, जिसको देसी भाषा भी कहा गया है।
तो सिद्ध और नाथों का जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा में है, और इस प्रकार यहाँ पर भी हमें हरियाणवी भाषा के शब्द दिखते हैं, दिखाई देते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का भी हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हम बात करते हैं कि लोक साहित्य का क्या योगदान है, क्योंकि किसी भी भाषा के विकास में उसके लोक साहित्य का योगदान जरूर रहता है, और यह बात हमारी हरियाणवी भाषा पर भी लागू होती है। हरियाणवी भाषा इससे अछूती नहीं है। तो लोक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे लोकगीत हैं, लोक कथा, लोक सुभाषित, भजन, सांग, आधुनिक काव्य, भक्ति साहित्य, कहानी, उपन्यास, हरियाणवी फिल्में, ये सारे के सारे लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हरियाणवी भाषा के विकास में लोक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनमें हम बात करते हैं सबसे पहले लोकगीत की। देखिए, जो हरियाणवी भाषा के जो लोकगीत हैं उसमें जो प्रसिद्ध गायकों में हम नाम लेते हैं, दादा बस्ती राम का नाम लेते हैं जो लोकगीतों के प्रसिद्ध गायक हैं, और श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क आदि और भी हैं। तो इन्होंने अपनी रचना के द्वारा, अपनी तर्ज के द्वारा हरियाणवी भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया। जो अनेक प्रकार के तीज त्योहार होते हैं, विवाह शादी के अवसर होते हैं, ऋतु परिवर्तन के समय पर जो लोकगीत गाए जाते हैं जिनको स्त्रियां बड़े चाव से गाती हैं, खुश होकर गाती हैं, तो उन लोकगीतों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद बात करते हैं लोक कथा की। लोक कथा में क्या है, जो हम अपनी दादी नानियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से हम जो लोक कहानियाँ सुनते हैं, चाहे वो परियों की कहानियाँ हों, चाहे वो देवताओं के बारे में कहानियाँ हों, या फिर वो किसी व्यक्ति के साहस की, पराक्रम की, उसके कौशल की कहानी हो, जादू टोनों से जुड़ी हुई कहानियाँ हो, या व्रत आदि की कहानियाँ जो हमारे यहाँ हमें हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानी सुनाती हैं। तो इस प्रकार की जो कहानियों से भी हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है, अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। फिर बात करते हैं लोक सुभाषित की। लोक सुभाषित में क्या है, जो हरियाणवी भाषा में मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ हैं, तो इन लोक सुभाषितों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद भजन। देखिए, तो हरियाणवी भाषा के विकास में जो भजन साहित्य है, जो भजन लिखे गए, उसका भी योगदान है। क्यों? क्योंकि हरियाणा जो है वो मूलतः धार्मिक है, धर्म में विश्वास रखने वाला राज्य है। तो पंडित बस्तीराम, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, पंडित बस्तीराम को हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास भी कहा गया है। और इसी प्रकार भजन लेखन में शंकर दास का नाम है, मान सिंह है, ये जो भजन गायक है, इन्होंने अपने भजन के द्वारा हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया है और उसके शब्दों के भंडार को समृद्ध किया है। आज भी जो अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कहीं पर भी तो हमें हरियाणवी भजन सुनाई देते हैं, हरियाणवी भजनों की गूंज सुनाई देती हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि हरियाणवी भाषा के विकास में भजन का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हम बात करते हैं सांग की। देखिए, हरियाणवी भाषा के विकास में सांगों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सांग परंपरा विकसित हुई, बल्कि सबसे ज़्यादा तो यानी सर्वाधिक रूप से हम कहें तो सांग परंपरा ने हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि जो सांग परंपरा है वो 13वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी, और सांगों में जो पंडित दीपचंद हैं, उन्होंने सबसे पहले हरियाणवी सांग को एक साहित्यिक रूप प्रदान किया था। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद ने सांगों को, हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकालकर उसे पूरे देश में विश्व स्तर पर उसको पहचान दिलाने में अपना योगदान दिया है। तो इस प्रकार सांगों के माध्यम से भी हरियाणवी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद आधुनिक काव्य लिखी गई, कविताएं लिखी गई, भक्ति साहित्य था, कहानियाँ लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, जिनके साथ हरियाणवी भाषा का विकास हुआ। क्योंकि एक तरफ जहाँ हिंदी साहित्य में भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, वो उनका विकास हो रहा था, तो उसके समानांतर उनके साथ साथ हरियाणवी भाषा में भी साहित्य का निर्माण हो रहा था। और इस प्रकार जो है साहित्य रचना के माध्यम से, चाहे वो कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, भक्ति का साहित्य हैं,
उनके माध्यम से भी हरियाणवी भाषा अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ रही थी। और उसके बाद में बात करते हैं हरियाणवी फिल्मों की। देखिए ऊपर पहले मैंने आपको बताया ही था कि एक प्रदेश के रूप में, एक राज्य के रूप में हरियाणा हमारे सामने कब आया, 1966 ईस्वी में उसका गठन हुआ। तो उसके बाद हरियाणा में कुछ फिल्में बनी, जैसे आपको नाम भी ध्यान होंगे, चंद्रावल फिल्म है, लीलो चमन फिल्म है, छैल गेला जांगी, पनघट आदि जो फिल्में हमारी बनी हरियाणवी भाषा में, तो उन्होंने हरियाणवी भाषा को विकसित किया और पूरे भारतवर्ष में उसे पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही नहीं, ये देखिए एक फिल्म आई थी मटरू की बिजली का मंडोला, इसका निर्माण किसने किया था, मुंबई के बॉलीवुड ने इस फिल्म का निर्माण किया था। तो इस प्रकार हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हरियाणवी भाषा अपने विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न हमारा समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने हरियाणा के बारे में कुछ जो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, कि हरियाणा शब्द कैसे बना, हरियाणवी शब्द कैसे बना है, हरियाणा मानचित्र पर कब आया। फिर मैंने आपको इनकी उपभाषाओं के बारे में बताया कि हरियाणवी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली है, शोरशैनी अपभ्रंश से निकली है। और शोरशैनी अपभ्रंश भी जो है वो एक प्राकृत भाषा का जब समय था ना, तो उस समय वहाँ की क्षेत्रीय बोली ही थी। तो इस प्रकार हरियाणवी अगर आपसे कहे कहाँ से विकसित हुई है, तो हरियाणवी भाषा का विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है, आपको ये बताना है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको हरियाणवी भाषा का विकास, इसमें आप अलग अलग पॉइंट से समझा सकते हैं, संस्कृत भाषा के माध्यम से, पाली के माध्यम से, प्राकृत के माध्यम से, अपभ्रंश के माध्यम से और लोक साहित्य के माध्यम से। और ये अंतिम बिंदु जो है एक अलग प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा के विकास में लोक साहित्य का क्या योगदान है, तो आप इसको एक अलग से प्रश्न भी इसका बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हरियाणवी भाषा का उद्गम और उसका विकास समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।